Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. And guys, आज के हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर हम आपके 26 to 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल क्वेश्चंस हैं आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम, जो कि आपका कंडक्ट होने वाला है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फ्रॉम 20 to 30। ठीक है, 20 से 30 सितंबर के बीच जो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर कि हमने 1 to 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गो थ्रू इट। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट जीआरएफ की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, सो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन और देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट superiority of intellect depends upon its power of concentration on one theme in the same way as a concave mirror collects all the rays that strike upon it into one point। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी कौन सी पावर ऑफ कंसंट्रेशन है किसी भी एक थीम पर जो कि सेम वे में वर्क करती है, जैसे कि कॉनकेव मिरर होता है जो कि सारी रेस को कलेक्ट कर लेता है जो भी उस पर आकर स्ट्राइक करती हैं। तो इसके लिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या मैथमेटिकल होगा, साइकोलॉजिकल होगा, एनालॉजिकल होगा, डिडक्टिव होगा? तो एज वी ऑल नो दैट जब बात आती है मैथमेटिकल की तो इसका आपका फिक्स्ड ही आंसर रहता है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। विदाउट फार्मूला आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका अपना एक डेफिनेट फार्मूला होता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ये मनोविज्ञान कहलाता है, जो आपके मन का जो है वह विज्ञान है। इसमें आपके इंटरनल जो भी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है या फिर जो आपकी फीलिंग्स होती हैं वो सब आती हैं। नेक्स्ट है आपका एनालॉजिकल एंड फोर्थ है आपका डिडक्टिव। अब डिडक्टिव की अगर हम बात करें तो ये आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स आपने ऑलरेडी रीड कर चुके होंगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एनालॉजिकल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट गिवन बिलो आर 2 प्रेमिसेस। यहाँ पर आपको 2 प्रेमिसेस दी हुई है ए एंड बी। 4 कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम देम। ये इनसे 4 कंक्लूजन ड्रॉन मतलब निकले हैं और आपको कोड सेलेक्ट करना है जो कि वैलिड कंक्लूजन होगा प्रेमिसेस के अकॉर्डिंग उसको। ठीक है, सो पहला प्रेमिसेस जो है वो है मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली फिट। यहाँ बोला जो ज़्यादातर डांसर्स होते हैं वो फिजिकली फिट होते हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर वो डांस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिट होंगे तभी डांस कर रहे हैं, अदरवाइज तो थोड़ी उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट ही हो जाएगी। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर डांसर, और यहाँ पर कहा है कि ज़्यादातर सिंगर्स जो हैं वो डांसर्स होते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से कंक्लूजन्स लेने हैं कि कौन से सही होंगे। तो यहाँ पर आपके कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, 4 हैं कि मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट। ज़्यादातर सिंगर्स फिजिकली फिट होते हैं, तो ये देखिए बिल्कुल गलत हो जा रहा है क्योंकि बात हो रही थी डांसर्स की कि डांसर्स फिजिकली फिट होते हैं। फिजिकली फिट के बारे में सिंगर्स के लिए कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर सिंगर्स, तो सिंगर्स डांसर हैं ये कहा गया था, तो डांसर्स भी सिंगर हो सकते हैं, ये तो सेम बात है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन्स आर डांसर्स, की जो ज़्यादातर फिजिकली फिट पर्सन्स होते हैं वो डांसर्स होते हैं, तो ये भी ठीक है क्योंकि कहा गया था कि मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली फिट, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। नेक्स्ट है कि मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन्स आर सिंगर्स, ये भी वही सेम हो गया, तो ये भी कट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बी एंड सी।
अब ये जिस कोड में है वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे. सो इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर 2. सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ परसपोजिशन इन इंडक्टिव रीजनिंग. अब आपके इंडक्टिव रीजनिंग में इन चारों में से कौन सा प्री सपोजिशन है, मतलब जिसे आप पहले सपोज करोगे. ठीक है, जब आप इंडक्टिव रीजनिंग कर रहे होंगे तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी को, या फिर अनचेंजेबिलिटी नेचर को, मतलब नेचर में कोई चेंज ना होना, या फिर नेचर में हार्मनी शांति को, या फिर नेचर में यूनिफॉर्मिटी को, कि सबको एक जैसा ही मिलेगा. ठीक है, तो किसको आप सबसे पहले चूज़ करेंगे जब आप इंडक्टिव रीजनिंग कर रहे होंगे तो उसमें. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर. यानी जब आप इंडक्टिव रीजनिंग कर रहे होंगे तो आप सभी को एक जैसा ही प्रोवाइड करेंगे, तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे यूनिफॉर्मिटी को. ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इफ़ द प्रोपोजिशंस, अगर प्रोपोजिशन आपके जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स आर हार्डली फेरोशियस, यहाँ पे बोला है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो हार्डली फेरोशियस होते हैं, अगर इसको गलत माना जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस कैन बी क्लेम टू बी सर्टेनली ट्रू. तो कौन सा प्रोपोजिशंस जो हमें दिए इनमें से कौन सा सही माना जा सकता है. ठीक है, करेक्ट कोड चूज करना है. तो देखिए ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस, तो वहाँ आपसे ये बोला ही गया था कि मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी. नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस, तो ये तो एज इट इज़ है इसलिए ये भी करेक्ट हो जाएगा. फिर नो डोमेस्टिक एनिमल इज फेरोशियस, पे कोई भी डोमेस्टिक एनिमल फेरोशियस नहीं होता, ऐसा नहीं कहा गया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. नेक्स्ट, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स आपके नॉन फेरोशियस होते हैं, ऐसा भी नहीं कहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 1. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वेन डायग्राम. ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो होगी वो सही नहीं होगी अगर हम वेन डायग्राम मेथड की बात करें तो यहाँ पर वेन डायग्राम मेथड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ आपसे बोला है कि इट इज़ अ टेस्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. क्या ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनकी वैलिडिटी को चेक करने का एक मेथड है, या फिर इट रिप्रेजेंट बोथ द प्रेमिसेस ऑफ अ साइलोगिज्म इन वन डायग्राम, या फिर ये दोनों ही प्रेमिसेस को एक डायग्राम में शो कर देता है, या फिर इट रिक्वायर्स 2 ओवरलैपिंग सर्कल्स, या फिर इसको 2 ओवरलैपिंग सर्कल्स की ज़रूरत होती है 2 प्रेमिसेस के लिए. स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगरिकल सिलोगिज्म, या फिर इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट क्लासेस एज वेल एज प्रपोजिशन, या फिर इसका यूज़ क्लासेस को और प्रपोजिशंस दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 कि यहाँ पर 2 ओवरलैपिंग सर्कल्स की इसको ज़रूरत होती है. ठीक है, और दोनों 2 प्रेमिसेस के लिए. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगरिकल सिलोगिज्म आपने देखा होगा वेन डायग्राम में आपके कुछ टाइप का क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे कि सारे चोर जो हैं वो कह सकते हैं कि सारे चोर जो हैं वो ईमानदार नहीं हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के होता है और आपके सर्कल्स इस टाइप से ओवरलैप करते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 31 से आप 35 तक के क्वेश्चंस को करेंगे वो क्वेश्चंस आपके टेबल पर बेस्ड है. यहाँ पर आपको टेबल दी है, यहाँ पर आपको डेटा दिया है प्रोडक्शन का, एक्सपोर्ट का और पर कैपिटा कंजम्पशन का राइस के. ठीक है, कंट्रीज़ में. ठीक है, यहाँ पर P जो है वो 5 ईयर्स को डिनोट कर रहा है फ्रॉम 2012 टू 2016, और यहाँ पर हम 31 से 35 क्वेश्चंस को करेंगे जो भी डेटा हमें दिया है इसकी बेसिस पे. तो देखिए, आप देखेंगे आप ईयर दिए हैं आपको 2012, 2013, 2014, 15, 16, और आप देख रहे हैं कि 2012 में अगर हम बात करें प्रोडक्शन की मिलियन केजी में तो 186.5 मिलियन केजी का प्रोडक्शन हुआ था. एक्सपोर्ट कितना हुआ था, यहाँ पर 114 एक्सपोर्ट हुआ था.
ठीक है, और पर कैपिटा कंजम्पशन कितना निकला था, तो 36.25 निकला था। इसी तरह से 2013 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका प्रोडक्शन जो था वो 202 किलोग्राम का हुआ था, एक्सपोर्ट 114 किलोग्राम का हुआ था, और कंजप्शन जो निकला था पर कैपिटा वो 35.20 निकला था। नेक्स्ट 2014 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका प्रोडक्शन 238.0 kg हुआ था। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 130 kg एक्सपोर्ट हुआ था, और पर कैपिटा कंजम्पशन जो था वो आपका 38.70 था। 2015 में 221.0 kg का प्रोडक्शन हुआ था, उसमें से आपका 116 एक्सपोर्ट हुआ था और 40.50 का पर कैपिटा कंजम्पशन था। 2016 में 215.0 kg का आपका प्रोडक्शन था, 088 का आपका एक्सपोर्ट हुआ था और 42.00 का पर कैपिटा कंजम्पशन हुआ था। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो आपका मिलियन केजी में है, एंड पॉपुलेशन जो है वो भी मिलियन में है, कंजम्पशन जो है वो भी मिलियन केजी में ही है, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ आपसे पूछा है कि जो परसेंटेज है इंक्रीज इन द प्रीवियस कंजम्पशन ऑफ राइस ओवर द ईयर वो द हाईएस्ट इन विच ईयर, तो किस ईयर में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन हुआ है राइस का, तो आप देख लेंगे। और आपको किस ईयर में दिखाई दे रहा है, ये 2014 में आप देख रहे हैं 38.70। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is what is the population of the country in the year 2014 in million। अब यहाँ पर आपसे population पूछा है कि कंट्री की population क्या होगी 2014 ईयर में, अगर हम मिलियंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पॉपुलेशन निकालने के लिए आपको बताया ही है कि अगर आपको पॉपुलेशन निकालना है मिलियंस में तो ये आपका प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट आएगा, यानी कि करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगर आप उस फॉर्मूला को लगाएंगे तो करेक्ट आंसर जो आएगा आपका दैट इज 2.79 मिलियन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू कंजम्पशन, जो रेशियो होगा एक्सपोर्ट का कंजम्पशन के लिए गिवन पीरियड में वो सबसे ज़्यादा किस ईयर में है। सो आप जब टेबल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रेशियो की अगर हम बात करें एक्सपोर्ट कंजम्पशन की तो दैट इज हेयर इन 2012। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 is the right answer for this question। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन विच ईयर, किस ईयर में जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इट इज़ हेयर इन 2016 में जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस, एवरेज कंजम्पशन क्या होगा राइस का मिलियन केजी में ओवर द ईयर 2012 to 16, तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 100.1 मिलियन केजी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दी है जिसको आपको मतलब सही बताना है कि सही है रिगार्डिंग टर्म आईसीटी। ठीक है, आईसीटी जो आपका टर्म है उसके बेसिस पे को सही बताना है, और आईसीटी जो है वो एक्रोनिम है जो कि आपका स्टैंड करता है इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी के लिए। तो यहाँ पर पी स्टेटमेंट जो है वो ये कह रही है कि आईसीटी जो है वो एक एक्रोनिम है जो कि स्टैंड करता है इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी के लिए। या फिर क्यू, तो क्यू कह रहा है कि जो कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं दैट एक्सेम्प्लीफाई आईसीटी इंक्लूड्स, इसमें आईसीटी आता है। आईसीटी के अंतर्गत आपका मर्जिंग ऑफ ऑडियो विजुअल टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि आपका ऑडियो विजुअल टेलीफोन और कंप्यूटर नेटवर्क का मर्जिंग होता है आईसीटी में थ्रू अ कॉमन केबलिंग सिस्टम, एक कॉमन केबलिंग सिस्टम से। सो यस, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्यू ओनली, क्योंकि आईसीटी क्या है, इसमें आपका ऑडियो विजुअल टेलीफोन कंप्यूटर नेटवर्क को मर्ज किया जाता है एक कॉमन केबल से। Question number 37 says that a new laptop has been produced that weighs less.
लेस। ठीक है, यहाँ पर एक नया लैपटॉप प्रोड्यूस किया गया जिसका वजन जो है वो कम है, इज स्मॉलर, छोटा भी है, एंड यूजेस लेस पावर प्रीवियस लैपटॉप मॉडल्स, और कम इलेक्ट्रिसिटी का वो यूज़ करता है अगर हम बात करें पहले के लैपटॉप्स की। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज हैज़ बीन यूज टू अकम्प्लिश दिस, तो इनको बनाने के लिए, इनको अकम्प्लिश करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी लगी होगी इनमें से, ये हम देखेंगे। सो हेयर आर द ऑप्शंस दैट यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ब्लू रे ड्राइव या फिर सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स, यहाँ पर आपको कुछ ईमेल फील्ड्स दी है, विच ऑफ द ईमेल एड्रेस विल स्वामी, तो इनमें से किस जो कि कौन सा ईमेल एड्रेस स्वामी होगा, वी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव्स द मैसेज मेल। अब आप देखेंगे, टू राम @test.com, CC राज @test.com, ठीक है, रवि @test.com, BCC स्वामी @test.com एंड रामा @test.com। तो यहाँ पर जो आपका कोड रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 कि राम @test.com और राज @test.com और रवि @test.com। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट पुट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ स्टोरेज इनटू करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर आपको ये सब लाइन से नहीं दिया है, ठीक है, ऑल्टरनेट पैटर्न में लगे हुए हैं, आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। जो आप स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट यूनिट को लिखेंगे और फिर बढ़ते जाएंगे और लास्ट में आप लार्जेस्ट यूनिट को लिखेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी बिट। ठीक है, विट के बाद उस विट से बड़ा थोड़ा क्या होता है आपका बाइट, आप सभी को पता होगा। बाइट से बड़ा क्या होगा आपका किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा क्या होगा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा क्या होगा गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा क्या होगा आपका टेराबाइट। तो अब आपको ये करेक्ट ऑर्डर में लग गए, अब आपको कोड देखना है। तो देखिए, बिट आपका कहाँ है, एफ में है, बाइट आपका कहाँ है, बी में है, किलोबाइट ए, मेगाबाइट सी, गीगाबाइट ई एंड टेराबाइट डी। तो आपका कोड बना FBACED। अब इसको एक बार यहाँ से मैच कर लेते हैं, FBACED, FBACED, and it is here in option number 3. So the option number 3 is the correct answer for this question. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 40, and this question says that with regard to computer memory, अगर हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो इसके रिगार्ड में which of the following statement true, कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। तो P में आपका बोला है कि रीड ओनली मेमोरी, ROM जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है RAM वो आपकी वो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है, या फिर सेकेंडरी मेमोरी आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है। सो एज वी ऑल नो दैट कि वॉलेटाइल मेमोरी की अगर हम बात करें तो आपकी रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी ही आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। सो ऑप्शन नंबर 2 Q ओनली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें जो फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होती है इज़ एन इको फ्रेंडली रिसोर्स फॉर यूज इन, तो वो इको फ्रेंडली रिसोर्स होती है किसके लिए, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे, क्या एग्रीकल्चर एज माइक्रो न्यूट्रिएंट, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स, ब्रिक इंडस्ट्री, और इनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो ये जो फ्लाई ऐश होती है ये आपकी इको फ्रेंडली रिसोर्सेज है और ये आपके एग्रीकल्चर में माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह यूज़ होती है। ये वेस्टलैंड डेवलपमेंट में भी यूज़ होती है, डैम और वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स में भी इसका योगदान रहता है और ब्रिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। सो ABCD ऑल आर ट्रू और इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, यहाँ पर आपको नेचुरल डिजास्टर्स दिए और आपसे पूछा है कौन सा नेचुरल डिजास्टर हैज़ नो डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड, और मतलब कौन से नेचुरल डिजास्टर की कोई भी डेफिनेट शुरुआत नहीं होती और ना ही कोई डेफिनेट एंड होता है। तो इट इज अर्थक्वेक है क्या? नहीं, अर्थक्वेक की तो एक बिगिनिंग भी होती है डेफिनेट और वो आपका एंड भी होता है, ठीक है। 43 फिर आपका लैंडस्लाइड, हरिकेन्स एंड ड्रॉट्स। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ड्रॉट। जो आपका सूखा पड़ता है उसकी कोई ना तो डेफिनेट शुरुआत होती है और ना ही कोई डेफिनेट एंड होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट, यहाँ पर असर्शन दिया है, असर्शन में कहा है कि इंडोर एयर पोल्यूशन जो है वो सीरियस हैजार्ड है। रीज़न में यहाँ पर कहा गया है कि डिस्पर्जल जो है एयर पॉल्यूटेंट का इज़ रादर लिमिटेड इन इंडोर एनवायरनमेंट, वो इंडोर एनवायरनमेंट में तो लिमिटेड है। अब आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही ए और आर जो है वो सही हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है ए का, क्योंकि जो आपका इंडोर एयर पोल्यूशन होता है, जो आपके घर के अंदर एयर पोल्यूशन होता है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहा है, वो आपके जो भी आप मतलब जितने भी लोग घर में हैं उन सब पे इफेक्ट डालेगा। एयर पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट होता है आप सभी को पता है। हार्मफुल गैसेस की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंचिटिस हो सकता है, काफ़ी सारी डिजीजेस आपको हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका सीरियस हैजर्ड है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया, टोटल पावर जनरेशन जो है इंडिया में उसके कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो आपको करेक्ट सीक्वेंस जो है एनर्जी सोर्सेस का चूज़ करना है। तो आपको पता है एनर्जी सोर्सेस आपकी क्या है, थर्मल पावर प्लांट्स है जिसको हमने टीपीपी कहा है, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है जिसको एलएचपी कहा है, न्यूक्लियर एनर्जी है जिसको हमने एनई कहा है, रिन्यूएबल एनर्जी है आपका जिसको आरई कहा है, ठीक है। अब इस रिन्यूएबल एनर्जी में आपकी सोलर एनर्जी आएंगी, विंड एनर्जी आएंगी, बायोमास आएंगी और स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आएंगे। अब आपको इसका करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस इसका चूज़ करना है। तो सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका थर्मल पावर प्लांट्स, ये आता है आपका सबसे पहले यानी कि टीपीपी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पर आपका आता है रिन्यूएबल एनर्जी और जिसमें आपकी सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी आती है। थर्ड नंबर पे आपके लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आते हैं 3 एंड फोर्थ नंबर पे आपके न्यूक्लियर एनर्जी आती है। ये आपका सीक्वेंस रहता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन रिवर्स ऑफ इंडिया। इनमें से अगर हम इंडिया के रिवर्स की बात करें तो वहाँ पर जो पोल्यूशन का सोर्स है वो क्या है, क्या अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। देखिए इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्री तो आपकी हम कह सकते हैं सिर्फ वाटर पोल्यूशन ही कॉज नहीं करती, बल्कि वो आपकी एयर, नॉइज, सॉइल, वाटर, काफ़ी सारे पोल्यूशन को कॉज करती है, ठीक है। लेकिन हम कहें कि ये मेजर कॉज है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्रीज कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही होती हैं, हर एरियाज में आपको इंडस्ट्रीज देखने को नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर रन ऑफ। तो देखिए एग्रीकल्चर रन ऑफ से आपका पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता, इतना ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह होते हैं जो कि आपके बहकर नदियों में जाते हैं, पोल्यूशन क्रिएट होता है। लेकिन हम ये मेजर सोर्स नहीं है क्योंकि ये आपके लिमिटेड क्वांटिटी में ही जाते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। नेक्स्ट आपके थर्मल पावर प्लांट्स है। थर्मल पावर प्लांट्स एज आप सभी जानते हैं कि इतने ज़्यादा है ही नहीं हमारे इंडिया में, एक मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में ही है, तो लिमिटेड क्वांटिटी में यहाँ से भी जाता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अनट्रीटेड सीवेज। जो मेजर सोर्स है वो आपका सीवेज का है। सीवेज हर घर से निकलता है और आपको पता ही है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, तो सोच लीजिए कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है यानी कि आपका जो हम एरियाज़ की बात करें अगर लिवलीहुड की तो बहुत ज़्यादा है और हर घर से आपका सीवेज निकलता है, वो आपका अनट्रीटेड अनट्रीटेड ही होता है। जब उसका डिस्चार्ज आप रिवर्स में कराते हैं तो वो रिवर को पॉल्यूट करता है, तो अनट्रीटेड सीवेज जो है वो आपके पोल्यूशन का मेजर कॉज है।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। इंडिया में लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड में किसके बाद? क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद, ऑस्ट्रेलिया के बाद, चाइना के बाद या यूनाइटेड किंगडम के बाद? तो हम सभी को पता है कि इंडिया में जो एजुकेशन है वो आपकी किसके बाद है? एक तो आपके अमेरिका के बाद है और दूसरा आपका चाइना के बाद, यानी कि अमेरिका में और चाइना में और ज़्यादा अच्छा एजुकेशन सिस्टम है और उसके बाद आपका इंडिया में आता है। तो हम कोड देख लेते हैं एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर 4 A and C ओनली। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज़ फॉर, जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है वो किसके लिए? इज़ फॉर स्टूडेंट परस्यूइंग PhD प्रोग्राम इन, किस पे है? ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप होती है वो किन स्टूडेंट्स के लिए होती है? ठीक है, किन PhD परस्यूइंग स्टूडेंट्स के लिए होती है? स्टेट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि आपकी IISc हो गई, IITs हो गई, NITs हो गई, IISERS हो गई, IITs हो गई, तो या फिर IISc, IITs, NITs, ICERS, IITS, स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, यानी इन दोनों का यहाँ पर कॉम्बो दिया है, या फिर IITs एंड IISCs। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज IITs एंड IISCs। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट लीडर ऑफ द अपोजिशन इज अ मेंबर ऑफ कमिटीज विच सिलेक्ट। अब यहाँ पर जो लीडर होता है अपोजिशन का वो मेंबर होता है कमेटी का किसकी? ठीक है, 48th क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, the Central Vigilance Commissioner and the Chairperson of National Human Rights and Commission. So A, B, C is the correct answer for this question and it is here in option number 2. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 49 सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जेंडर बजटिंग। अगर हम जेंडर बजटिंग की बात करें तो कौन सा सही है? कि इट इज सेपरेट बजट एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वीमेन। यहाँ पर जेंडर बजटिंग में क्या है, अलग से बजट बनाया गया है जिसमें कि वीमेंस की जो स्पेसिफिक नीड है उनको एड्रेस किया है, या फिर इट असेसेस द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑन वीमेन, या फिर इससे ये क्या करता है, आपके गवर्नमेंट के इम्पैक्ट को असेस करता है, या फिर इट इज़ एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज, या फिर एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज है, या फिर इट इज़ अनदर बजटिंग इनोवेशन, या फिर ये दूसरा बजटिंग इनोवेशन है। करेक्ट कोड आपको सिलेक्ट करना है एंड द करेक्ट आंसर इज ये आपका बजटिंग इनोवेशन है और साथ ही साथ ये असेस करता है गवर्नमेंट बजट के इम्पैक्ट को विमेन पे। सो B and D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड इट इज हेयर इन ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का लास्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैरियर्स टू सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपकी इंडिया में, इसके लिए इसमें कौन कौन क्या बैरियर्स आते हैं? वुडन एंड इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड आता है आपके सिविल सर्वेंट्स का, या फिर इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता है रूल्स का, या फिर अवेयरनेस है राइट्स का, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स का, या फिर लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यूथ के लिए। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुडन और इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड जो है सिविल सर्वेंट्स का वो, एंड इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है लॉज और रूल्स का। सो A and B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड इट इज़ हेयर इन द ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इससे हेल्प मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।